everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Study Point with प्रतिभा मैम। मैं प्रतिभा मौर्य आप लोगों के लिए कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र के पाठ 1 सत्ता की साझेदारी की संपूर्ण व्याख्या लेकर आई हूँ। यह चैप्टर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम लोग सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे। ये आपके नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी भी देश के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। लोकतंत्र की विभिन्न कार्यप्रणाली के लिए राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है। सत्ता की साझेदारी का विचार अविभाजित राजनीतिक शक्ति के विरोध के समय उभरा था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम अपने देश में भी देखते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर दिया गया है, जिससे कि लोकतंत्र का कामकाज अच्छे से चल सके। इस लेसन में हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करेंगे और दोनों घटनाएं बताएंगी कि किस प्रकार विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों में भी इन दोनों देशों ने लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे को सही प्रकार से रखा और कैसे वहां पर सत्ता का बंटवारे की ज़रूरत हुई और उन्होंने कैसे सत्ता के बंटवारे को वहां पर कायम रखा। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आती है बात बेल्जियम और श्रीलंका की। तो इसमें हम पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे कि बेल्जियम कहाँ है। ठीक है, तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में और जनसंख्या के आधार पर ये हमारे यहाँ जो हरियाणा राज्य है उससे भी छोटा है। इसकी जो सीमाएं हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलती हैं। बेल्जियम जो है पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स, यहाँ की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और बाकी का 40% हिस्सा जो है वो वेलोनिया क्षेत्र में रहता है। ब्रुसेल्स के 59% लोग डच बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो इस तरीके से बेल्जियम। और इसके बाद अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका एक द्वीपीय संभाग है, द्वीपीय देश है। ठीक है, जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप भारत का मानचित्र देखते हैं तो उसमें इंडिया के नक्शे के सबसे नीचे आप देखते हैं एक छोटा सा भाग बना हुआ है जो कि श्रीलंका कहलाता है। ठीक है, श्रीलंका में सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। श्रीलंका में दूसरे नंबर पर तमिल समूह के लोगों की जनसंख्या है जो कुल जनसंख्या का 18% है। ठीक है, तो इस तरीके से श्रीलंका भी एक अच्छा जो है समुदाय बहुसंख्यक वाला देश है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंहलियों की जो है जनसंख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर राजनीतिक संघर्ष जो है संघर्ष की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, श्रीलंका की जो है ये 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। श्रीलंका में तमिलों के 2 उपसमूह श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल निवास करते हैं। श्रीलंका के जो तमिल हैं वो मूल निवासियों को श्रीलंकाई तमिल कहा जाता है। ठीक है, इनकी संख्या 13% है और यह मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में निवास करते हैं। औपनिवेशिक शासन काल के समय कुछ तमिलों के वंशज यहाँ बागान मजदूरों के रूप में आए थे और बाद में यहीं बस गए और इन्हीं लोगों को भारतीय तमिल कहा जाता है। बच्चों, एक बार हम लोग पहले बहुसंख्यक के बारे में समझ लेंगे कि बहुसंख्यक होता क्या है। ठीक है, यानी कि बहुसंख्यक हम किसे कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि बहुसंख्यक का मतलब होता है कोई समुदाय जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो।
ठीक है। और यहाँ पर बहुसंख्यक जो शब्द का प्रयोग किया गया है कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। तो इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर बहुसंख्यक से तात्पर्य है कि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं और इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। श्रीलंका वह देश है जिसने बहुसंख्यकवाद के वजह से अपनी जो है शांति खो दी थी। ठीक है। यहाँ पर जो तमिल थे, श्रीलंका में तमिलों की प्रमुख जो मांगे थी वो क्षेत्रीय स्वायत्तता थी, शिक्षा नौकरी के समान अवसर थे और तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने पर जो है जोर दिया गया था। तो ये जो मुख्य मांगे थीं जिनकी वजह से वहाँ पर संघर्ष हुआ। ठीक है। तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई तथा तमिल को राजभाषा घोषित किया। वर्ष 1980 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे नामक संगठन ने तमिलों के अधिकारों के लिए संघर्ष प्रारंभ किया जो गृह युद्ध में बदल गया। गृह युद्ध क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हम जो है गृह युद्ध कहेंगे किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की जो हिंसक लड़ाई होती है, ठीक है, जो कि एक युद्ध सा लगे, उसे हम लोग गृह युद्ध कहेंगे। कि यानी अपने देश में ही सरकार विरोधी समूह जो है अगर बनने लगे और स्थिति ऐसी लगने लगे कि युद्ध सी स्थिति लगे तो उसको हम लोग गृह युद्ध कहेंगे। तो गृह युद्ध में दोनों समुदाय के लोग थे, ठीक है, यानी सिंघली और तमिल दोनों समुदाय के हजारों लोग मारे गए। गृह युद्ध से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में बहुत सी परेशानियां भी उत्पन्न होने लगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपका पॉइंट आता है बेल्जियम की समझदारी, यानी इस तरीके के संघर्ष में, यानी बेल्जियम में भी वही स्थिति थी कि वहाँ पर भी कम जनसंख्या वाले लोग भी थे, अल्पसंख्यक लोग भी थे और बहुसंख्यक भी लोग थे। श्रीलंका की स्थिति भी आपने देखी कि श्रीलंका में भी किस तरीके से बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों को दबा रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर बेल्जियम की समझदारी आप देखेंगे कि बेल्जियम की सरकार ने किस तरीके से राजनीतिक सत्ता में कई फैसले ऐसे किए जिसकी वजह से उसकी समझदारी साबित हुई। तो बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करके अलग मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। ठीक है। बेल्जियम वर्ष 1970 में और 1993 में बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन हुए। केंद्रीय सरकार में डच एवं फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या थी, जिससे कोई भी एक समुदाय पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता था। ठीक है। इसके अलावा बेल्जियम में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां हैं वो देश के 2 क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों अर्थात राज्य सरकार को दे दी गई। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है जिसको सामुदायिक सरकार कहा जाता है। ठीक है। सामुदायिक सरकार के अस्तित्व में आने से बेल्जियम में भाषाई संघर्ष में कमी आ गई। बेल्जियम मॉडल व्यवस्था अत्यधिक सफल रही। इसने देश में गृह युद्ध की आशंकाओं को काफ़ी कम कर दिया। तो इस तरीके से जो बेल्जियम था उसने समझदारी यानी सूझबूझ से काम लेते हुए अपने देश में सुख शांति व्यवस्था बना के रखी। ठीक है। और इसके विपरीत अगर हम देखते हैं कि श्रीलंका में, तो श्रीलंका में क्योंकि जो है बहुसंख्यक, यहाँ पर बहुसंख्यक लोगों ने अपने तरीके से देश को चलाने की कोशिश की। ठीक है। 1948 में जब श्रीलंका स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र होने के बाद भी सिंघली समुदाय के नेताओं ने सरकार पर अपने बहुमत से वर्चस्व स्थापित करना चाहा। ठीक है। 1956 में श्रीलंका में सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया और तमिल भाषा की बिल्कुल अनदेखा किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर संघर्ष की स्थिति बराबर बनी रही। ठीक है। अब आपका एक पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि सत्ता की जो साझेदारी है ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है। तो सत्ता की जो साझेदारी है वो मुख्य रूप से 2
जो है आप इसको कह सकते हो कि इसको हम दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि दो विभिन्न तर्क युक्तिपरक और नैतिकता पूर्ण किए जाते हैं जो, ठीक है, उनकी वजह से हम जो है सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता को महसूस कर सकते हैं। तो इसका युक्तिपरक कारण क्या है और नैतिक परक कारण क्या है, मैं दोनों को आपको एक साथ अंतर बताते हुए बताऊंगी इसमें, ठीक है। तो युक्तिपरक कारण, यह कारण युक्तिपरक कारण के अंतर्गत सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करने में सहायता करते हैं, ठीक है। भारत में अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण युक्तिपरक कारण है। युक्तिपरक कारण लाभ और हानि के विचार विमर्श पर आधारित होते हैं। बहुसंख्यकों का निम्न समुदाय पर उत्पीड़न उनके लिए न केवल दमनकारी है, बल्कि यह कभी कभी स्वयं बहुसंख्यक वर्ग के नाश का कारण भी बन जाता है। इसलिए सत्ता का बंटवारा जरूरी होता है। इसके पीछे एक नैतिक कारण भी दिया गया है, ठीक है। नैतिक कारण, नैतिक परक कारण के अंतर्गत लोकतंत्र की मूलभूत जो है लोकतंत्र को मूलभूत आत्मा समझा जाता है। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण नैतिक कारण का उदाहरण है। नैतिक परक कारण पूर्ण रूप से नैतिकता पर आधारित होते हैं और ये वैध सरकार होती हैं जहां भागीदारी के माध्यम से नागरिक शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। तो लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोग स्वशासन में संस्थानों के माध्यम से स्वयं शासन करते हैं। प्रत्येक वर्ग, जिनमें निम्न समुदाय भी शामिल है, सार्वजनिक नीतियों को तय करने में शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत सत्ता का जो बंटवारा होता है वो क्षैतिज वितरण और सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन जो है शामिल होता है, ठीक है। क्षैतिज विभाजन के अंतर्गत सरकार के समान स्तर के अंगों को विभिन्न शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति मिल जाती है। क्षैतिज वितरण का जो उदाहरण माना जाए तो विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण में विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। यह व्यवस्था नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कहलाती है। अब अगर संघीय सरकार और सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन आप देखेंगे तो संपूर्ण देश के लिए सरकार प्रायः संघीय सरकार कहलाती है। भारत में हम इसे केंद्रीय सरकार कहते हैं। सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तर पर किया जा सकता है, जैसे संपूर्ण देश के लिए एक सामान्य सरकार तथा क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर पर अलग अलग सरकारें। ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर प्रांतीय या राज्य सरकारें नहीं होती हैं। ये वे देश होते हैं जहां हमारे देश की तरह सरकार के विभिन्न स्तर नहीं हैं, ठीक है। वहां सरकार के विभिन्न स्तरों को शक्तियों का निर्धारण स्पष्ट रूप से संविधान करता है। इसे ही हम सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहेंगे। इसके बाद आता है आपका सामुदायिक सरकार। सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी बांटा जा सकता है, जैसे धार्मिक समूह, भाषाई समूह। बेल्जियम में जैसे हमने देखा कि सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक उदाहरण है। इसी तरीके से समुदाय सरकार एक भाषा समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाती है, जैसे डच, फ्रेंच या किसी और अन्य भाषा। इसमें सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी मुद्दों के संबंध में शक्ति होती है। इसके बाद आता है आपका गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार नाम से ही पता चल रहा है कि जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, गठबंधन सरकार। तो लोकतंत्र में यह विकल्प भी पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा इस बात को सुनिश्चित करती है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह में केंद्रित ना रहे। लोकतंत्र में जो है ये हमेशा ये सुनिश्चित किया जाता है कि सत्ता का बंटवारा एक साझे के रूप में हो, ठीक है, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता किसी एक समूह में केंद्रित ना रहे। और
एक छोटा सा पॉइंट और इसमें आता है हित समूह। ठीक है, हित समूह क्या होता है? हित समूह का अर्थ होता है कि लोकतंत्र में, जैसे आप देखते हो कि लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान आदि जैसे कई संगठित समूह होते हैं जो सरकार की विभिन्न नीतियों को प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है, यानी लोकतंत्र में अनेक हित समूह देखने को मिलते हैं, जैसे व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति, किसान। ये सभी समूह सरकारी समितियों में भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य के लाभ के लिए दबाव बनाकर सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की